नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आगे बढ़ा रखा होगा। दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है, पिछली क्लासेस में हमने आपको थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेके आया हूँ, बड़ा ही मज़ेदार क्लास है और इसमें मैं डिफरेंट थ्योरीज कवर करने वाला हूँ। थ्योरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने बनाया है, तो उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में भी आएगी और बड़ा मज़ा भी आएगा। क्योंकि थ्योरीज हम अधिकतर रटते हैं दोस्तों, लेकिन जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जितनी भी थ्योरीज दी हैं, यदि हम उनको समझ लें तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक हम उनको याद रख पाएंगे। अभी हमारा एग्ज़ाम CTET आने वाला है, फिर UP TET आएगा, फिर सुपर टेट आएगा, तो लंबे समय तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रट के केवल एक CTET दे देने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको लंबे समय तक रिकॉल करने में पूरी मदद करेंगे, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से क्लियर हों और लंबे समय तक याद रहें। तो हमारा एम भी यही है कि बच्चे का जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे ही आप लोग भी डेवलप हो, रोट मेमोरी पे डिपेंड ना करें। यही हम पढ़ा रहे हैं और यही हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट सबसे पहले करना है। तो आज का सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज है हमारा थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 3 बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट जिन पे अधिकतर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पिछली बार मैंने थॉर्नडाइक कवर कर लिया था, आज बाकी सारे कवर कर रहा हूं। इसमें पावलोव, स्किनर एंड हल, इनको तीनों को एक साथ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट वाले हैं। SR थ्योरी में जितने भी रीइंफोर्समेंट वाले हैं दोस्तों वो 4 ही हैं। कौन कौन से हो गए? थॉर्नडाइक हो गए, उसने दी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो कि रीइंफोर्समेंट के साथ थी। पावलोव ने भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी, रीइंफोर्समेंट के साथ दी, ठीक है। और स्किनर ने भी यही दी और हल ने भी। इन्होंने जितने भी लर्निंग थ्योरी दी हैं उनमें रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का काफी रोल रहा है। तो इनको मैंने एक साथ कैटेगराइज करके इन सबको एक साथ ले आया। फिर मैं विदाउट रीइंफोर्समेंट लेके आऊंगा, कभी आप समझो बाकी नहीं कराए जाएंगे। फिर मैं लेके आऊंगा आपके लिए कॉग्निटिव वाले। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हुए हम चलेंगे, जिससे कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सके। एक फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो देखिए पहला क्या है, सबसे पहले आज हम पावलोव, स्किनर। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं दोस्तों कि हमने पिछली बार थॉर्नडाइक के बारे में क्या पढ़ा था। तो आपने जो थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था, देखिए थ्योरी ऑफ लर्निंग का चार्ट से शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग के चार्ट में दोस्तों SR थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी? जो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के साथ आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो पुनर्बलन के बिना आती हैं, SR थ्योरी। इनमें कौन कौन से थ्योरिस्ट या थ्योरिस्ट बोल सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, वो आएंगे दोस्तों गुथरी। तो गुथरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी, इसको हम कवर करेंगे। वॉटसन, गुथरी और एस्ट, इसमें गुथरी की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी आती है उसमें वर्थमायर यानी गेस्टाल्टवादियों को कवर करेंगे। वर्थमायर, कॉफका, कोहलर, इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके अलावा प्याजे, प्याजे तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई प्याजे। फिर एक टॉलमैन की थ्योरी भी लेंगे, जिनको लोग कवर नहीं करते, बस वैसे ही बता देते हैं, लेकिन हम बहुत आराम से बेसिक स्तर पे कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी में ब्रूनर, ऑसबेल और बंडूरा, इन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इनके बारे में भी ले लेंगे। तो ये जो चार्ट है, इसके अलावा एक और बचती है लर्निंग थ्योरी ऑन द सोशल बैकग्राउंड, यानी जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी लेव वाइगोस्की ने दी थी, उसको हम लर्निंग थ्योरी सोशली में कवर कर लेंगे, तो हमारी सारी थ्योरीज कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को आगे लेके बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कौन कौन सी थ्योरी को कब कवर करेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भी थ्योरी उठा के पढ़ा दी कि आज ये पढ़ा दिया, आज वो पढ़ा दिया। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हम आपको कवर करके बताएंगे कि किस तरीके से क्लास आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं क्या करता हूं, पहले आपको थॉर्नडाइक के बारे में पिछला मेरी वीडियो देख लीजिए, मैं एक बहुत जल्दी से जानकारी दे रहा हूं। देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक स्टिमुलस होता है उद्दीपक और एक रेस्पॉन्स होता है अनुक्रिया। तो इसके बारे में ही थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी है। सबसे पहले क्या करा, उसने एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उस भूखी बिल्ली के सामने बाहर यानी शीशे के बाहर एक मछली के रूप में खाना रख दिया। अब हुआ क्या,
बिल्ली के लिए जो मछली थी वो उद्दीपक हो गया, स्टिमुलस हो गया, जिसको पाने की उसे बहुत इच्छा होने लगी क्योंकि उसको भूख लग रही थी। भूख उसकी ड्राइव हो गई। ड्राइव इसका मतलब कि उसको भूख लगी, इसकी वजह से वो सक्रिय हुई। तो जब बिल्ली सक्रिय होगी, यानी भूख एक ड्राइव जिसके कारण बिल्ली सक्रिय हुई, तो वो उस कमरे से या उस बॉक्स से, पजल बॉक्स से बाहर निकलना चाहेगी। तो उस पजल बॉक्स से दोस्तों वो बाहर निकलना चाहेगी। ये देख लीजिए आप मेरे पीछे डायग्राम। तो वो उसके लिए अनुक्रिया करेगी, यानी मल्टीपल रेस्पॉन्स करेगी। इधर उधर दीवार में कहीं ना कहीं हाथ पैर पंजे मारेगी। जब वो हाथ पैर पंजे मारेगी तो उसने एक छोटा सा लीवर लगा रखा था थॉर्नडाइक ने, कि यदि लीवर दबेगा तो रास्ता खुल जाएगा, बिल्ली बाहर निकल के खाना खा सकेगी। तो काफी अथक प्रयास के बाद गलती से बिल्ली का जो पैर है वो उस पे पड़ जाता है, लीवर पे, वो खुल जाता है, बिल्ली खाना खा लेती है। तो यहां से स्टार्ट होती है उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा उद्दीपक कौन था दोस्तों। उद्दीपक जो था, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस जो था वो था हमारा इस यहां पर फिश या फूड, मैं फूड लिख देता हूं, खाना, यहां पर फूड था। उसके कारण उसने बहुत सारे रेस्पॉन्स करे। बीच में ड्राइव कौन थी? भूख। भूख के कारण उसको उद्दीपक दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर वो बहुत सारे रेस्पॉन्स कर रही थी, और रेस्पॉन्स करने पे उसने लीवर को दबाया। ये उसका रेस्पॉन्स था। लीवर जब तक नहीं दब रहा था तो वो रेस्पॉन्स करे जा रही थी। जैसे ही लीवर दब गया, वो बाहर निकली, खाना खाया, उसे एक पुनर्बलन मिला कि पेट भर गया। तो उसको फिर वापस जब दोबारा बंद करा गया तो वो जो खाना देखा उससे उसे फिर पुनर्बलन मिला कि भाई मैं कर सकती हूं। अब की बार उसने और जल्दी चेष्टा करी, वो जल्दी से उस लीवर तक पहुंची, क्योंकि पिछली बार उसे यह पता लग गया था कि यहां पैर या हाथ पैर मारने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहां पर से लीवर है ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लर्निंग शुरू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी प्रोसेस शुरू हो गया था लर्निंग। उसको यह ज्ञात हो गया कि यहां पर लीवर है। धीरे धीरे वो इतनी परफेक्ट हो गई कि वो सीधा लीवर दबाती, बाहर निकलती, खाना खाती, उसको थॉर्नडाइक फिर अंदर बंद करता तो वो लीवर दबाती, बाहर निकलती। तो यानी एक तरह से उसने इस अभ्यास द्वारा इतनी बेहतरीन लर्निंग कर ली। तो इसी लर्निंग को जो है थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के रूप में दिया, जिसमें वो जो स्टिमुलस है वही उसका रीइंफोर्समेंट था, पुनर्बलन था, जिसको प्राप्त करने के लिए बार बार रेस्पॉन्स कर रही थी। ये मैं पिछली बार कवर कर चुका हूं, आप मेरा पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। आज क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, उसी पे मैं पूरा जोर दूंगा और उसी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए ये आप मेरा पीछे से देख लीजिए, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी जो हमारी पेवलोव ने दी। तो ये मेरा पिछला आप टॉपिक देख सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी थ्योरी पर। यह भी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट के साथ ही है। यह किसके द्वारा दी गई? पेवलोव। अब इसका नाम क्या रखा गया? नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो नाम दिए गए हैं वो याद होने चाहिए। धीरे धीरे हम याद कराएंगे आपको। याद क्या, समझाते समझाते ही याद हो जाएंगे। देखिए इसने दी, इंग्लिश में बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग परंपरागत भी बोलते हैं, शास्त्रीय भी बोल देते हैं। तो परंपरागत और कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं मतलब है किसी कंडीशन से उसका संबंध है, तो इसको हम बोल देंगे अनुबद्ध कर दिया गया, अटैच कर दिया गया किसी कंडीशन द्वारा। याद रखने की बात करना, किसी कंडीशन से अटैच कर दिया गया, किसी कंडीशन से अटैच कर दिया गया। यहां से आपको याद रहेगा कि कोई कंडीशन से अटैच किया था तभी कंडीशनिंग हुई। कंडीशनिंग का मतलब अनुबद्ध हुआ, यानी किसी ना किसी एक्सटर्नल कंडीशन से उसको अटैच करके रख दिया जाएगा, उसके जो स्टिमुलस है उसको अटैच किया जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना, अभी अटैचमेंट भी बताऊंगा क्या होता है। तो आपको इतना तो जानकारी मिल गई होगी कि कंडीशनिंग का मतलब है किसी उद्दीपक, बाहरी उद्दीपक से कुछ अटैचमेंट करा जाएगा। बात क्लियर? तो इसलिए इसको वर्ड को याद रखना, अनुबद्ध, कंडीशनिंग, अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी,
रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया हो गया, रेस्पॉन्स थ्योरी। बताइए, पहला तो याद हो गया कि अनुबद्ध अनुक्रिया है, कंडीशनड आपका रेस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल क्लियर बात हो गई। या अनुकूलित अनुक्रिया भी बोल देते हैं। अनुक्रिया का मतलब तो आपको बताइए रेस्पॉन्स अनुकूलित, जिसको उस हमने अपने अनुकूल बनाया गया हो। इस तरह से याद रखिए, हमने अपने अनुकूल कुछ कंडीशंस लगा के बना दिया गया हो, तो कंडीशन से अनुकूलित भी याद रहेगा, यानी कंडीशन से अपने अनुकूल बना लिया तो कंडीशनिंग थ्योरी ही अनुकूलित भी है। बिल्कुल याद हो जाएगा। बताइए, कंडीशनिंग थ्योरी ही अनुकूलित भी है। क्योंकि पता है क्या है, अभी आपको लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों इतना जोर दे रहा है इस बात पे, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की आएगी तो बच्चे का ये फ्यूज उड़ जाता है, अरे क्या कभी ये वाली कंडीशनिंग कभी वो वाली। तो इसलिए मैं आपको ये बड़े ध्यान से अभी याद करा दे रहा हूं, जिससे कि आपको जब ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगी तो आप कंडीशन से दिक्कत नहीं मानोगे। बात समझ में आ गई आपको? ये शास्त्रीय कंडीशनिंग रहेगी या अनुकूलित। उसके अलावा इसको संबद्ध, संबद्ध का मतलब अटैचमेंट, अभी बताया कंडीशनिंग, तो संबद्ध वर्ड से तो आप समझ जाएंगे कि यह थ्योरी किसने दी गई है, यह थ्योरी पेवलोव ने दी गई है। अब थ्योरी को समझते हैं है क्या। पहले कहानी, फिर कहानी के साथ कुछ टेक्निकल टर्म्स, और उस टेक्निकल टर्म को याद कराने की ट्रिक, यही हमारा प्रोसेस है। चलिए कहानी सुनते हैं। पेवलोव ने क्या किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक कुत्ता। पेवलोव ने कुत्ते को लिया और उस कुत्ते को एक बॉक्स में बंद कर दिया, और उसने क्या करा, जो उसकी लार ग्रंथि थी वहां से एक ट्यूब डाली, और ट्यूब को एक लार कलेक्ट करने के लिए, लार को इकट्ठा करने के लिए एक बॉक्स में डाल दिया। अब क्या होगा, अगर कुत्ते की लार निकलेगी तो वो उस ट्यूब में जाएगी, जिससे कि आप उसको यह पता चल जाएगा कि हाँ कुत्ते की इस समय लार निकली, लार ग्रंथि द्वारा लार उत्पन्न हुई। तो अब क्या हुआ, जब पेवलोव ने कुत्ते के सामने खाना रखा, जब पेवलोव ने कुत्ते के सामने खाना रखा तो स्वाभाविक सी बात है, खाने को देख के कुत्ते की लार निकलेगी, लार उत्पन्न होगी, वो इकट्ठी हो गई। तो पेवलोव को यह समझ में आ गया कि खाने को देखकर कुत्ते की लार निकल रही है। अभी पेवलोव ने चाल चलनी शुरू करी। उसने क्या करा, घंटी बजाना शुरू करा। जैसे क्या करता, वो खाना देता, खाने के साथ साथ घंटी बजाता। तो कुत्ते की जो लार थी वो तो स्वाभाविक सी बात है किसको देख के निकलनी थी, खाने को देखकर, खाने को देखकर निकलनी थी। लेकिन वो साथ साथ घंटी भी बजाना था, तो कहीं ना कहीं कुत्ते के माइंड में खाना और घंटी एक साथ जा रहे थे, मैसेज, खाना और घंटी एक साथ मैसेज जा रहा था, तो उसकी लार उत्पन्न हो रही थी। थोड़े समय बाद उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी कि उसने क्या करा, खाना देना बंद कर दिया, केवल घंटी बजाना शुरू करा, तो देखा लार अब भी निकल रही है, तो देखा लार अब भी निकल रही है। तो यहां से उसने एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी दी, जिसको मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकल शब्दों द्वारा। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अटैच हो गया। पहले उसने कुत्ते को खाना दिया, जिसके कारण स्वाभाविक सी बात है लार निकली। फिर उसने खाने को कंडीशनड किया। कंडीशनड कैसे किया, खाना देता घंटी बजाता, खाना दिखाता घंटी बजाता। तो उसने एक स्वाभाविक सी चीज को अस्वाभाविक चीज के साथ कंडीशनड कर दिया, संबद्ध कर दिया, किसको, घंटी को। अब उन दोनों की प्रक्रिया को एक साथ देखकर लार टपकने लगी। फिर धीरे धीरे उसने जो स्वाभाविक सी चीज थी उसको हटा दिया और कंडीशनड वाली चीज को रखे रखा। जो स्वाभाविक चीज थी वो तो हटा दी, और जो कंडीशनड वाली चीज थी यानी घंटी, उसको रखे रखा। जब उसने बाद में देखा कुछ दिन बाद कि वो केवल घंटी बजा रहा है और लार टपक रही है। काफी समय जब ऐसे बीतता गया, फिर धीरे धीरे उसने देखा कि घंटी बजाने से अब लार नहीं टपक रही। तो यहां से उसने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी दी, उसको ही मैं आपको अब समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस कहानी में 3 चीजें, और ये टेक्निकल वर्ड्स ही पूछे जाते हैं, ये कहानी कहीं नहीं पूछी जाती आपसे, ये टेक्निकल वर्ड्स पूछे जाते हैं, वो मैं बताता हूं। पहला टेक्निकल शब्द तो आपका आएगा खाने से, खाना दिया। दूसरा आएगा उसने जो घंटी बजाई, उसने घंटी बजाई। और तीसरा जो आएगा वो आएगा लार। ये 3 ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खाना, घंटी और लार। केस फर्स्ट, सबसे पहले जो उसने खाना दिया दोस्तों, खाना, यह एक स्वाभाविक सी चीज थी। तो इस खाने को मैं बोलूंगा स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक।
ये सीधी सी बात है, आपको पता है ये कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, या हम इसको यूएस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूएस। तो जब पहला केस समझिए, पहले केस में कुत्ते ने देखा खाना, कुत्ते ने देखा खाना, खाना क्या था उसके लिए, ये टेक्निकल शब्द याद करने हैं, खाना याद नहीं करना। वो था उसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक, एक स्वाभाविक सा स्टिमुलस था जिसे देख के उसके मन में लार उत्पन्न होनी थी, तो हम इसने स्वाभाविक नाम रखा, स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस, या यूएसबी बोल सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हुआ क्या, उसकी लार टपकी, उसकी लार टपकी, और ये जो लार थी ये भी क्या थी, स्वाभाविक, स्वाभाविक ही रहेगा, रेस्पॉन्स। तो स्वाभाविक रेस्पॉन्स को लिख लेते हैं हम, ये भी क्या थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स इंग्लिश में बोल देंगे कि उसने अनकंडीशनड रेस्पॉन्स दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या, यू आर, यू आर। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब हम खाना देंगे तो खाना यूएस हो गया, अनकंडीशनड यानी स्वाभाविक, अनकंडीशन मतलब स्वाभाविक सी चीज, लार टपकना भी स्वाभाविक है। तो पहली बात तो आपको एकदम क्लियर होगी। अब उसने क्या करा, इसके साथ, ये आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो आपको काफी दिक्कत आएंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं किया तो फिर मैं इसको हटा दूंगा। अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब देखिए, अब उसने क्या करा दोस्तों कि खाना जो था, खाना जो था वो क्या था, स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक था, उसके साथ उसने जोड़ दिया। अब की बार क्या जोड़ दिया, घंटी। अब की बार क्या जोड़ दिया उसने, घंटी जोड़ दी। ये अस्वाभाविक चीज है, यानी इसको देख के लार नहीं टपकती, कभी भी किसी की घंटी को देख के लार नहीं टपकेगी, क्योंकि कुत्ते को आप घंटी बजाते रहो उसको कैसे पता लगे खाना, लेकिन उसने इसके साथ अटैच किया, अनुबद्ध किया। समझ में आ गई। तो यहां से उसने क्या करा, स्वाभाविक चीज के साथ अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया। इसी को बोलता है वो कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, अस्वाभाविक। तो ये उसकी कंडीशन थी, तो इसको बोलेंगे हम कंडीशनड, कंडीशनड स्टिमुलस देना शुरू कर दिया उसने, कंडीशनड स्टिमुलस देना शुरू कर दिया, इसको बोलूंगा मैं सीएस। तो अब की बार उसने क्या करा, खाने के साथ जैसे ही खाना देता, यानी जैसे ही वो यूएस देता, अनकंडीशनड स्टिमुलस, उसी के साथ घंटी भी बजा देता। हालांकि अभी फिलहाल शुरुआत में घंटी का कोई रोल कुत्ते के लिए है नहीं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये कंडीशनड स्टिमुलस अटैच होता जा रहा है, क्योंकि उसको ये लगने लग जाएगा थोड़े समय में कि खाना और घंटी एक ही बात है। इसके कारण भी जो रेस्पॉन्स आया वो आया लार, लार ग्रंथि द्वारा लार बनी, जो कि अभी भी क्या कहलाता है, हमारा अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स ही रहा। तो ये तो अभी भी अनकंडीशनड ही है, क्योंकि ये किसको देख के आ रहा है, खाने को देख के आ रहा है, ये तो उसके साथ अटैच कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे उसके माइंड में एक थ्योरी बनती जा रही है कि ये दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं, यानी घंटी बजेगी तो खाना आएगा, घंटी बजेगी तो खाना आएगा। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, लार अभी भी आ रही है, ये केस 2 हो गया। अब वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद, ये भी आपने नोट कर दिया होगा कि यूएस प्लस सीएस जब जुड़ेंगे, तो अभी भी जब जुड़ रहे हैं तो यूआर ही आ रहा है,
यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स ही प्राप्त हो रहा है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम। अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या करना है। अभी वो जो करने वाला है वो इसको स्वाभाविक वाले को हटा देगा और अपनी कंडीशन पे देखेगा कि क्या होगा। अभी तीसरा केस देखते हैं दोस्तों। तीसरे केस में पावलोव ने क्या करा, केवल घंटी बजाई। तीसरे केस में पावलोव ने कुछ दिन बाद यानी धीरे धीरे केवल घंटी बजाई, जो कि क्या था, उसका अनुबद्धता यानी कंडीशनड थी, उसकी कंडीशनड रेस्पॉन्स था, वो स्टिमुलस था, कंडीशनड स्टिमुलस था, कंडीशनड स्टिमुलस था। कहीं मैंने ऊपर ये तो नहीं लिख दिया था, ये चेक कर रहे थे। जो इसका कंडीशनड स्टिमुलस था, ये लीजिए, इसको हमने CS की उपाधि दी थी, घंटी बजाई। अब आपके हिसाब से क्या रहा, तो उसकी थ्योरी ने देखा कि लार अब भी आई। अब क्योंकि ये लार क्या थी बताइए दोस्तों, अब ये जो लार थी ये नेचुरल नहीं थी, क्योंकि जो उसका स्वाभाविक था वो तो हट गया, तो स्वाभाविक वाली लार नहीं थी, ये तो बेचारी घंटी की सही आने लग गई। यानी किसी कंडीशन के मोहताज बना दिया उसने उसको, अब उसके कारण ही आने लग गई, और जो शुरुआत की कंडीशन थी वो उसने हटा दी। तो शुरुआत की कंडीशन हटाते ही ये बन गई अब कंडीशनड रेस्पॉन्स। कंडीशनड रेस्पॉन्स बन गया ये। अब ये अनकंडीशनड रेस्पॉन्स नहीं रहा, यहां ध्यान रखना, ये मैं चेंज कर दिया है, यहां पर मैंने अब कंडीशनड कर दिया, अभी तक ये ऊपर अनकंडीशनड था, तो यानी अब ये CR बन गया। ये CR किसी में उत्पन्न करना है तो हम ये CR यानी कंडीशनड रेस्पॉन्स, अपने मन से मैं किसी के अंदर कोई हैबिट डालना चाहता हूं तो पहले स्वाभाविकता से वो हैबिट डालिए, उसको अटैच कीजिए जिस चीज से आप करवाना चाहते हैं, वो स्वाभाविक चीज हटा दो तो आपका जो अटैचमेंट करी वाली चीज है उससे ही आने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, आपको बच्चों में अच्छी हैबिट डालनी है। मान लीजिए मेहमान घर में आते हैं, बच्चा नमस्ते नहीं करता, मेहमान घर में आते हैं, बच्चा नमस्ते नहीं करता, तो आप कीजिए मेहमान घर में आए, बच्चे को एक क्या दे दीजिए, कुछ टॉफी वॉफी रखिए कि ले बेटा टॉफी ले, वे आ रहे हैं नमस्ते कर लेना। बच्चा उस टॉफी के चक्कर में नमस्ते करना शुरू कर देगा, बच्चा उस टॉफी के चक्कर में। तो जैसे ही मेहमान आए बच्चा नमस्ते करेगा, आप उसको टॉफी दोगे, बच्चा खुश हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि जब बच्चे मेहमान आएंगे वो खुद से जाएगा, नमस्ते करेगा, बाद में उम्मीद करेगा कि आपसे टॉफी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी उसके अंदर वो हैबिट डेवलप हो गई। तो अब आप समझिए, आपको एक हैबिट डालनी थी, तो जो उसने बाद में नमस्ते करी वो कंडीशनड थी, वो कंडीशनड थी ना, कि भाई उसको पता चल गया था कि भाई टॉफी मिलेगी चाहे बाद में आपने दी ना दी। तो ये वही कंडीशनड लार है जो घंटी के कारण आ गई, लेकिन आपने जो स्वाभाविक चीज थी वो हटा ली। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये लीजिए, यहां पर आप इसको तीनों को एक साथ भी देख सकते हैं। पहला हमारा जो था US, जिसके कारण हमारी UR आई, फिर हमने जोड़ा US को CS से, अभी भी हमारी UR ही आ रही थी, अब आपको ये US CS सब पता चल गए होंगे। उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया, केवल CS रखा और CS के कारण हमारी CR आ गई। यही थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, यही पावलोव ने दी थी, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। और फिर इसके बाद जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अब इसका कहां कहां प्रयोग बच्चों के सामने साथ हम कर सकते हैं वो हम चेक करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रेस्पॉन्स UR होता है, यही मैंने आपको बताया। अगर आप अनकंडीशनड स्टिमुलस रखोगे तो अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होगा, यानी खाना और लार, खाना और लार, खाना और लार। ये बात आपको अब 2 बार रिवाइज हो गई, क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही सहज क्रिया है,
जो होगी ही होगी। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? एक सहज क्रिया है, कोई कंडीशन नहीं है, सहज क्रिया है, होगी ही होगी। सहज क्रिया भी कहते हैं, जैसे कि ऊपर के प्रयोग में भोजन के प्रति लार आना। बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप 2 बार रिवाइज हो गया, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत करना, अटैच कर दो, कंडीशनड कर दो। तो हमने क्या करा? हमने करा US को प्लस CS को जोड़ दिया, यानी यहां पर हमने खाना और घंटी को जोड़ दिया। तो हमारा अभी भी क्या आएगा? हमारा जो आएगा वो आएगा UR, यानी लार जो आएगी वो अभी भी इस खाने की वजह से ही आएगी। जो लार आएगी वो अभी भी खाने की वजह से आएगी। किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी, स्वाभाविक ही होगी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही आएगा। बताइए, बात क्लियर हो गई? ऊपर के प्रयोग में घंटी भोजन से लार का उत्पन्न होना, बात क्लियर हो गई। अब हम अपनी चाल चलेंगे। चाल आपको पता चल गई होगी। इसको हटा दो तो CS की वजह से CR आ जाएगा, CS की वजह से भी लार टपकेगी। तो चाल अब पेवलोव ने चल दी। ये चाल थी उसकी। स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस जो आपका था, से प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो। तो हमने क्या करा? केवल CS, अब की बार रहा जी घंटी, और क्या आ गया? लार। लार क्या रही हमारी? अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। CS था तो यहां पर आ गया CR, और ये है हमारी लार। ये बात आपको क्लियर होगी प्रत्याशित कर किया सकता है उदाहरण के तौर पे इस तरीके से। तो अब आप देखिए, पेवलोव ने यहां CS की प्रक्रिया UR को CR कहा। ये मैंने आपको सारी चीजें बड़े आराम से बता दी। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए। इसलिए इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं या क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये आप जरूर कर लेना कि ये जो है कंडीशनड रिफ्लेक्स, क्योंकि अनुबंधित प्रत्यावर्तन भी है, रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसलिए इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो जहां भी ऐसे शब्द आए, कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रेस्पॉन्स, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ जाइए, ये कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि ये पेवलोव से लिंक कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि इसका फायदा कहां मिलता है, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ये सारी चीजें अब हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए, ये देखिए, मैंने एक छोटा सा बेहतरीन सा डायग्राम बना दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए कि भाई ये इस तरह से UCS अनकंडीशनड वाला, ये तो मैं समझा चुका हूं। डायग्राम आप चाहो तो बड़े आराम से देख के समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब आपको सारी चीजें समझ में आने लग गई होंगी कि ये क्या बताना चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि देखिए, रटाना कहीं भी सेटिस्फैक्टरी होता ही नहीं। आप रट लोगे, थोड़े दिन याद रहेगा, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, अब आप लंबे समय तक इसको भूलने नहीं वाले हो, लंबे समय तक। चलिए, तो क्या क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। इन तथ्यों से पेवलोव को अनुबंधित प्रत्यावर्तन, यानी रिफ्लेक्स वाला, जो मैंने कंडीशनड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो एक नाम तो आपको ये याद रखना है, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी। और दूसरा मैंने आपको बता दिया क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय या परंपरागत। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है। और अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। तो ये सारे नाम तो अब आपको बड़े आराम से, क्योंकि हमने अनुबंध किया, कंडीशनिंग करी, तो यहां से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसके मेरिट डिमेरिट की तरफ को चलते हैं। अब देखिए, लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी। इसकी लिमिटेशंस भी मैंने आपको जो पिछली बार थॉर्नडाइक की लिमिटेशन बताई थी, वो ये है कि पहला तो एक लिमिटेशन तो सबकी यह है कि इन्होंने जो है मानव को एक मैकेनिकल मशीन मान लिया और एक प्रोसेस मान लिया कि भाई एक जैविक मशीन मान लिया और एक मैकेनिकल प्रोसेस से उसकी लर्निंग करा रहे हैं, जो कि ऐसे लर्निंग नहीं होती। लर्निंग एक बहुत सारे तरीकों से होती है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से भी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी होगी, इनसाइट से भी होगी। हमें नहीं पता बच्चा बिहेवियर से करता है, कॉग्निटिव से करता है लर्निंग। लर्निंग एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस है जो सबके द्वारा होता है। यानी हो सकता है कुछ सिचुएशन को बच्चा क्लासिक कंडीशन से सीखे, कुछ सिचुएशन को बच्चा ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखे, कुछ सिचुएशन को बच्चा इनसाइट से सीखे। तो बच्चा सीखता अलग अलग से है, सभी सही हैं,
सभी सही हैं। कुछ चीजें बच्चा उनकी थ्योरी से सीखेगा, उनकी थ्योरी में जो कंसेप्ट कहे गए हैं उनसे सीखेगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो दूसरी थ्योरी दी गई है, कुछ चीजें बच्चा उनसे सीखेगा। क्योंकि उन्होंने जानवरों पे करे हैं तो ये पूरी तरह से बच्चों पे लागू नहीं होते, ये इनका लिमिटेशंस माना जाता है। बात क्लियर हो गई आपको? तो यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करते, यह बात मैं आपको बता चुका हूं। इस सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं है। मैंने बताया ज्यादा दिनों तक घंटी बजाओगे तो फिर लार टपकनी बंद हो जाएगी, कि उसे पता है कि भाई अब खाना मिलना बहुत दिनों बाद उसे समझ में आ जाएगा कि मिल नहीं रहा कुछ भी, तो वो हैबिट चली जाएगी, वो हैबिट चली जाएगी। फिर उसके अलावा इस सिद्धांत की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, ठीक है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव, सीखने की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। तो वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। पेवलोव के इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और सीखने की क्रिया को एक मैकेनिकल वो माना गया, प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, जिसके कारण क्या है, यह सटीक नहीं पूरा बैठता, तो मैकेनिकल प्रोसेस माना गया है। यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। यह सारी चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वही लिमिटेशन इसमें भी आ जाती हैं। आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा और। अब देखिए पेवलोव का ऐसे एक और देख लेते हैं, पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया, यह भी मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है, तथा बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। यह परिपक्व मैच्योर्ड मनुष्यों की अधिगम प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। बड़ों पे तो वैसे भी लागू नहीं होता, क्योंकि बड़ा तो पता नहीं किस किस तरीके से सीखता है और बड़ा समझ भी जाता है चाल क्या चल रही है। छोटा बच्चा है तो शायद वो इस प्रोसेस से सीख ले। अब बड़े के आगे तुम घंटी बजाते रहो, उसे पता है 1-2 दिन तो शायद सोचेगा घंटी होगी, लेट हो गया, खाना क्यों नहीं आया। तो ये हैबिट डेवलपमेंट की जो चीजें हैं ये बड़ों पे, मैच्योर्ड पे लागू इस प्रोसेस से नहीं होंगी, इस प्रोसेस से नहीं होंगी। शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता देखते हैं। अब कैसे हम शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें बच्चों को पढ़ाना है। ये साइकोलॉजिस्ट ने जो हमें थ्योरी दी है उनसे हम क्या फायदा ले सकते हैं हम टीचर, जिससे कि हम बच्चों को उनका जो मोरल है वो बूस्ट कर सकें, उनको पढ़ा सकें, उनकी लर्निंग करा सकें। तो ये बहुत जरूरी चीज है, हमें इनसे वो चीज सीखनी है जो हम इंप्लीमेंट कर सकें, बच्चों को सिखा सकें। वो निकाल के लाओ निचोड़ इन सब चीजों से। जैसे मेरे को इनसे एक निचोड़ निकला कि थोड़े टाइम के लिए अगर बच्चों में कोई बुरी हैबिट है और वो छुटानी है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सटीक मेथड है। आप एक कंडीशनड स्टिमुलस द्वारा बच्चे की हैबिट, गंदी हैबिट को छुटा सकते हो। तो ये एक हैबिट छुटाने का एक तरीके से प्रोसेस बहुत बढ़िया है। बालकों में शास्त्रीय अनुबंध द्वारा समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है, समाजीकरण कर सकते हैं। इस सिद्धांत से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं है। यानी जो थोड़ा सा आपको, जो छोटे बच्चों को रटाना टाइप हो गया या प्रैक्टिस से आए, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे शिशुओं में अक्षरों को पढ़ना लिखना, जिसमें आप थोड़ा ट्रिक से बच्चों को सिखा सकें, तो इन ट्रिकों का इस्तेमाल करके आप सिखा सकते हैं। उनमें ज्यादा बुद्धि चिंतन की इस्तेमाल नहीं होता। शास्त्रीय अनुबंध द्वारा बच्चों में बुरी आदतों का अच्छी आदतों में हम बड़े आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यह शिक्षा में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। तो देखिए, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका शिक्षा में उपयोग तो आपको पता होना चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है। यह आपका क्लियर हो गया होगा, बेस बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर ने दी। अब आप कंडीशनिंग, पहले वाली क्या थी हमारी, क्लासिकल कंडीशनिंग थी। अभी हमारी सक्रिय अनुबंध, सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया आ गई, सक्रिय। इसमें और पेवलोव में क्या अंतर है? पेवलोव सोचता था, या जो उसकी थ्योरी है वो कहती है कि जब तक स्टिमुलस नहीं होगा, जब तक स्टिमुलस नहीं होगा, यानी खाना नहीं होगा, लार नहीं टपकेगी, ऐसा उसने बताया, यानी रेस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन इन्होंने यह बताया, स्किनर ने, कि ये तो हमारा एक अंदर का वो है, प्रोसेस है, कि हम कहीं फंस जाएंगे तो अनुक्रिया करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारे आगे कोई खाना रखे ना रखे या कोई भी चीज करे ना करे, वो हमारा अंदर से ही निकल के आएगा। और हमारे जन्मजात चीज है
कि हम किसी सिचुएशन में आके क्रियाएं करेंगे ही करेंगे, इसलिए इसको बोला गया सक्रिय। याद रखना, सक्रिय का मतलब है कि हमारे आगे का खाना होगा नहीं होगा, हम क्रिया जरूर करेंगे। उस वाले में और इस वाले में यही अंतर है, आगे अभी समझाऊंगा और अच्छे से डीपली, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इस बारे में। चलिए, तो इसका नाम क्या दिया गया? सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। क्या है? पहले कहानी, फिर टेक्निकल टर्म्स, और फिर उसके बाद किस तरह से हम आपको बेहतरीन बना के सिखा सकते हैं वो हम करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, पहला जो सिद्धांत दिया वो इस चूहे पे दिया, यानी इन्होंने काफी जानवरों पे करे। ये तो बहुत ही खिलाड़ी आदमी थे, ये मान लो। इन्होंने वर्ल्ड वार में एक तरह से समझ लो कबूतरों को बड़े ही विध्वंसक तरीके से लेजर गाइडेड मिसाइल बना दिया था। लेजर गाइडेड मिसाइल बना दिया था एक तरह से, यानी गाइडेड मिसाइल के तौर पे, लेजर गाइडेड नहीं, गाइडेड मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल करने वाली क्षमता रखने वाला ये आदमी है, जिसका नाम है बीएफ स्किनर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिंपॉम खिला दिया था कबूतरों को। तो इन्होंने लर्निंग की जो थ्योरियां दी हैं, बहुत बढ़िया वाली थ्योरी हैं। तो सबसे पहला प्रयोग जो करा इन्होंने चूहे में करा। चूहे को अभी कुछ नहीं दिख रहा, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में बंद करने के बाद उस पर एक लीवर लगा दिया। अब चूहा जो है, अब बताइए, बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा, बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा। पेवलोव या थॉर्नडाइक जो भी था, उसको दिख तो रहा था, खाना दिखा, मछली दिखी तो लार आई, उसने हाथ पैर मारे, या जो भी था, इससे पहले थॉर्नडाइक था, उसको मछली दिखी, उनने हाथ पैर मारे। तो यही बात बोली उन्होंने अभी तक कि भैया अगर स्टिमुलस होगा सामने तो अनुक्रिया होगी। लेकिन अब समझो सक्रिय अनुक्रिया अनुबद्ध का मतलब क्या है। सक्रिय का मतलब समझिए, बहुत डीप बात है, ध्यान से सुनो। अभी इसको कुछ नहीं दिख रहा बेचारे को, तब भी ये अनुक्रिया करेगा। ना इसे खाना दिख रहा, इसे खाना वाना कुछ नहीं दिख रहा, तो ये एक जीव है, इसके अंदर ही एक जन्मजात प्रॉपर्टी है कि ये क्रिया करेगा ही करेगा। जब कहीं कंडीशन में फंस जाएगा तो ये क्रिया करता है। तो ये कोई कंडीशनड क्रिया नहीं है, ये हमारी सक्रिय है। सक्रिय वर्ड पे आ जाओ। अब ये कोई कंडीशनड क्रिया नहीं है, सक्रिय क्रिया है, समझ गए। अब ये क्रिया करेगा, इसे कुछ नहीं दिख रहा, ये क्रिया करने लगा। कहीं हाथ पैर मारे, लीवर पे लग गए, तो वो जो खाना था वो गिर गया, खाना अंदर गिरा, उस खाने से इसे पुनर्बलन मिला। अरे वाह, खाना मिल गया, मजे आ गए, पेट भर गया। थोड़ी देर बाद फिर जीव है, कुछ ना कुछ सक्रिय क्रिया करता रहेगा, फिर क्रिया करी, फिर लीवर पे वो पड़ा, फिर खाना गिर गया। धीरे धीरे इसको ये बहुत ज्यादा बेस्ट होता चला गया अपने उसमें कि धीरे धीरे इसको पता लग गया यही लीवर है। पहले तो ये चारों दीवारों पे मार रहा होगा, कहीं हाथ गलती से लीवर पे लग रहा होगा। थोड़े समय बाद यह इस लीवर पे मारता, खाना गिरता, ये खाना खा लेता, इसे और उस खाने से इसे पुनर्बलन मिलता, यानी पुनर्बलन का मतलब हो गया रीइंफोर्समेंट मिलता। तो इसे बोलते हैं सक्रिय कंडीशनिंग। यानी किसको कंडीशन बनाया? कि हमारे जो अंदर की सक्रियता है उसी को कंडीशनिंग करी है। हमारे अंदर की सक्रियता को ही मेन माना गया है कि उसके कारण तो करेगा ही करेगा, वही कंडीशन है एकमात्र कि सक्रिय होने के कारण ये करेगा। बस इसे जो है पुनर्बलन देते रहो, इसे जो है पुनर्बलन देते रहो, यानी रीइंफोर्समेंट करते रहो कि जब ये एफर्ट मारे तो थोड़ा बहुत खाना डाल दो, जिससे कि ये एफर्ट मारने छोड़े ना, जिससे कि ये एफर्ट मारने छोड़े ना। या ये भी कह सकते हैं कि एफर्ट्स को और बेहतरीन तरीके से मारे, या ये भी कह सकते हैं एफर्ट्स को और बेहतरीन तरीके से मारे। तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो है, जो इसने क्रिया करी, जो रेस्पॉन्स करा, वो कैसा था? वो इनेट था। इनेट का मतलब जन्मजात था, वो सक्रिय था, सक्रिय रेस्पॉन्स था, अपने आप आया, किसी स्टिमुलस के कारण नहीं आया। फिर जब इसको खाना प्राप्त हुआ, जो खाना प्राप्त हुआ वो इसका पुनर्बलन हो गया। वो इसका क्या हो गया दोस्तों? वो इसका पुनर्बलन हो गया, यानी रीइंफोर्समेंट हो गया। अब आप कहेंगे पहले वाले में रीइंफोर्समेंट कहां था? पहले वाले में, यानी जो हमने पेवलोव पढ़ा, उसका स्टिमुलस ही रीइंफोर्समेंट था। उसका स्टिमुलस ही क्या था दोस्तों? रीइंफोर्समेंट था। इसका जो है खाना पुनर्बलन रहेगा। तो ये सक्रिय रेस्पॉन्स दिया इसने, इसका रेस्पॉन्स सक्रिय था।
अभी और देखते हैं, इसमें और देखते हैं, चूहे के अलावा भी एक कहानी है। ये लीजिए, ये जो कहानी है ये आप नोट कर लीजिए। चूहे के अलावा भी एक कहानी है, वो भी हम देखते हैं। देखिए, अब कबूतर की बारी आती है। कबूतर पे भी एक कहानी है। इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक पिजन बॉक्स लिया, कबूतर उसमें बंद कर दिया। कबूतर बंद करने के बाद उन्होंने क्या करा, उसमें कुछ बटन लगा दिए गए। बटन यानी इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। आपको कोई एक आधा ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो इसमें बात तक भी होते रहे हैं। मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूं, मैं आपको की बता रहा हूं, क्या क्या हुआ होगा वो सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट बदलते रहे। कभी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, कभी लाइट लगा दी गई, कभी डिस्प्ले। अब आज तक भी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें डिस्प्ले लगा दी जाती है, वो भी बताऊंगा। तो देखिए, धीरे धीरे सारी चीजें हम कवर करेंगे। एक कबूतर लिया गया, पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे में काफी लाइटों के ऑप्शन थे हमारे पास, धीमी लाइट, तेज लाइट, मंदी लाइट, ग्रीन लाइट, ऐसे तरह के लाइटों के बटन थे। ठीक, उसके अलावा एक बटन था की का, जिसको दबाने से क्या होगा, ये खुलेगा और खाना आ जाएगा। ये खुलेगा और खाना आ जाएगा। अभी क्या है, मान लीजिए उन्होंने एक लाइट जो है बड़ी धीमी गति की लाइट, या धीमी मान लीजिए येलो लाइट उस पिंजरे में जलाई, और जो इसका बटन था, जो की थी, की जो जिस बटन को दबाने से खाना आना था, उस पे भी वही लाइट जलाई जो कि उसमें थी। यानी उन्होंने कबूतर को इस तरह से तैयार करा कि देखो ये वाली लाइट पिंजरे में है। आप पहले तो कबूतर ने चोंच इधर उधर मारी, लेकिन उसने फिर जहां उसकी उस बटन पे लगी तो खाना निकल के बाहर आ गया। ठीक, उसे खाना मिल गया। अब उसे जब खाना मिल गया, उनने अनुक्रिया करी, सक्रिय अनुक्रिया थी, किसी के भी कहने पे नहीं करी, ना कुछ दिखाई दे रहा था, उसे खाना मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मान लीजिए उसे थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, तो उसने फिर इधर उधर हाथ पैर मारे, तो अब की बार उसने कम चेष्टा करी उस बटन को दबाने में, अपनी चोंच से बटन को दबाया, खाना उसे फिर मिल गया। अब स्किनर महाराज ने क्या करा, लाइट को चेंज कर दिया, लाइट चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया, और जो बटन था उस पर भी वही लाइट जला दी। मान लो नीले रंग की लाइट का बॉक्स है, और नीले रंग की लाइट ही, यानी जो बल्ब है वो नीले रंग का, और वही लाइट उस बॉक्स पे। अब धीरे धीरे उसने पुराने वाले बॉक्स पे मारा होगा, नहीं आया, तो यानी ये उसे खाना नहीं मिला। ये उसके लिए क्या रहा, ये उसके लिए नेगेटिव पुनर्बलन रहा। नेगेटिव पुनर्बलन रहा, उसने कहा यार पिछली बार तो खाना आ गया था, इस बार खाना नहीं आया, अब क्या किया जाए। फिर उसने धीरे धीरे वो नीले वाले पे पहुंचा, नीले वाले पे उसने दबाया, खाना आया, खाना खा लिया। धीरे धीरे कबूतर इतना एक्सपर्ट हो गया कि जैसी पिंजरे में लाइट होती उसी पे बटन दबाता और खाना ले लेता, जैसी कलर की लाइट होती उस पे ही खाना ले लेता। आज भी ये साइंटिस्ट इतना बढ़िया काम करते हैं, कबूतरों पे इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने 4 बटन लगा दिए, और उसे टीवी में उसने पोकेमॉन दिखाया, और वहां पर भी मान लो 4 इमेज दिखाएगा, वो पोकेमॉन की इमेज दिखाई, और वो पोकेमॉन की इमेज बटनों पे भी लग रही है, तो जिस बटन पे पोकेमॉन की इमेज होगी कबूतर जाके वो दबा देगा। इतना ज्यादा एक्सपर्ट कबूतर को बना दिया गया है। आज जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। मान लो एक पे सेब है, एक पे पोकेमॉन है, एक पे केला, एक पे संतरा है। अब मान लो आपने इमेज दिखाई संतरे वाली, तो वो संतरे वाला बटन दबा देगा वहां पर। तो इस तरीके से जो है फिर उसको खाना मिलेगा, उस खाने से उसको पुनर्बलन प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर होगी दोस्तों। तो इसी तरीके से पिजन की लर्निंग बताया गया कि भाई अब वो क्या है, आप जैसा भी उसको चित्र दिखाओगे और आपके जो कीज पे वो चित्र होंगे वो वहीं पे जाके वाली की दबा देगा। तो बहुत ही सटीक तरीके से हम इसमें लर्निंग कर सकते हैं। इसका मेन फोकस हमारा क्या है, मेन जो हमें सिखाना चाह रहा है स्किनर, उसने ये सिखाया कि जो हमारा बच्चा है वो क्रिया तो करेगा, जन्मजात है, इनेट चीज है ये क्रिया करना, तो क्रिया करेगा, उसके बाद आप टाइम टाइम पे उसका पुनर्बलन करते रहो। तो पुनर्बलन के कारण जो होगा
उसका क्रिया करने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, क्रिया करने का जो रेट है वो एक्टिव लर्निंग हो जाएगी, उसकी एक तरह से एक्टिव लर्निंग हो जाएगी। तो बताइए बात, ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजना का होना आवश्यक है, उत्तेजना का होना आवश्यक है, यही बताया गया है, ठीक है। आवश्यक नहीं है, यानी अभी तक हमें ये बताया गया, लेकिन ये कहते हैं कि आवश्यक नहीं है। हमने ये कहा स्टिमुलस मत दो, आप स्टिमुलस दो, वो जन्मजात है, कर ही लेगा, ठीक है, जैसा कि थॉर्नडाइक और पेवलोव ने समझा था। यही बात क्लियर हो गई। अब क्या है, क्रिया किसी प्राणी का जैविक जीव का एक हिस्सा है, यानी वो क्रिया करेगा, जन्मजात उसका एक वो रूल है कि अगर आप उसको किसी सिचुएशन में डालोगे तो जरूर कुछ ना कुछ क्रियाएं करेगा, ठीक है। जब उसे कोई जैविक या पर्यावरणीय आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वो क्रियाएं करेगा। जैसे मान लो चूहा था या वो कबूतर था, उसने क्रियाएं करनी कब शुरू करी होंगी, जब उसे थोड़ा बहुत भूख वूख सी लगी होगी तो उसने अपने आप ही क्रिया करनी शुरू करी गई होंगी। तो यानी मेरे अंदर, यानी ये ऑर्गेनिज्म की बात है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ क्रिया हुई जिसके कारण उसने रेस्पॉन्स देने शुरू कर दिए। बताइए, बहुत क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे ड्राइव और मोटिव कहा जाता है। जैसे वहां ड्राइव और मोटिव भूख थी, ऐसे यहां भी ड्राइव और मोटिव भूख या उसका कोई और चीज रहेगी। मान लो पिंजरे से बाहर ही जाना चाहता है, सफोकेशन सी हो रही है, उसका दम सा घुट रहा है, वो पिंजरे से बाहर जाना चाहता है, तो वो जो बाहर जाने की इच्छा है वो उसकी ड्राइव है, जो बाहर जाने की इच्छा है वो उसकी ड्राइव है। बात क्लियर हो गई आपको। उदाहरण के लिए भूख के कारण कबूतर डिब्बे में घुसते ही इधर उधर घूमने लगा। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में, हम शुरू से ही समझाना आपको यही चाह रहे थे और क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, कार्य के परिणाम स्वरूप सफलता को सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन, ये सुदृढ़ीकरण जो लिखा है इसको आप पुनर्बलन भी लिख सकते हैं। पुनर्बलन, अधिकतर इसे बुक पुनर्बलन ही लिखती है, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कुछ रिवार्ड वगैरह दे दो, कुछ प्राइज सा दे दो, तो वो खाना ही उनके लिए प्राइज हो गया। मान लो उसने चोंच वोंच मारी इधर उधर, चोंच मारने के बाद उसे जो है सही जगह पे चोंच लग गई, उसे खाना मिल गया, वो उसका पुनर्बलन हो गया। अब दोबारा उसे जब भूख लगेगी तो वो चोंच मारना शुरू कर देगा, तो पुनर्बलन मिलता है, ठीक है। जैसे कबूतर को भोजन मिलने से प्राप्त हुआ। स्किनर के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चाबी कैसे दबाई गई, ठीक है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि चाबी दबाने पर उसे भोजन मिला और उसकी भूख शांत हो गई। उसे भोजन मिला और उसकी भूख शांत हो गई। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुनर्बलन से क्या होगा, सुदृढ़ीकरण का मतलब होगा पुनर्बलन। पुनर्बलन से सीखने की प्रक्रिया त्वरित यानी थोड़ी तेज हो जाती है। मैंने ये तो बताया, सीखने की प्रक्रिया थोड़ी त्वरित हो जाएगी। अब बच्चा जो है, या जो कबूतर जानवर या बच्चा हमारा जो भी है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करने लग जाएगा अगर आप उसे बीच बीच में पुनर्बलन देते रहेंगे। खाना, चॉकलेट, शाबाशी, किसी भी तौर में हो सकती है पुनर्बलन। चॉकलेट, खाना, शाबाशी, कि उसका उत्साह बढ़ा दिया, चल बेटा बहुत बढ़िया, ये भी एक पुनर्बलन का काम करता है। क्लास में खड़े होकर ताली बजवा दी, ये भी एक बहुत बड़ा पुनर्बलन का काम करता है। तो अब उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, वो तेजी से काम करने लग जाएगा। यही बात इस लाइन में लिखी होगी। और एक शिक्षार्थी जल्दी से सीखता है, जैसे कि कबूतर ने करा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, आप बड़े आराम से इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको बेसिक एकदम क्लियर हो जाए, बेसिक आपके एकदम क्लियर हो जाए। अगला देखिए, अनुकूलन क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, ठीक है। क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है, ऑपरेंट। इसको याद रखना, क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है, ऑपरेंट। ऑपरेंट जो मैंने आपको बताया सक्रिय, सक्रिय जो अभी शब्द लिया था हमने, तो अनुकूलन क्रिया प्रसूत अनुकूलन है। जो यहां पर जो चेंज आ रहे हैं वो सक्रिय हैं, ठीक है, क्योंकि यह उत्तेजना से नहीं आए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तेजना से नहीं आया, स्टिमुलस था ही नहीं, यहां पर स्टिमुलस नहीं था। ये बात तो मैं आपको बता चुका, स्टिमुलस नहीं था, बिल्कुल क्लियर थी ये बात। हमारा स्टिमुलस यहां था ही नहीं। तब तो क्या हुआ, ये आया कैसे, जो रेस्पॉन्स आए हैं, जो हमारे रेस्पॉन्स आए हैं वो कैसे आए हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो है हमारे ऑपरेंट रेस्पॉन्सेज हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के कारण हमारे जो रेस्पॉन्स आए हैं कि हमारा स्वाभाविक है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो हम कभी इस सिचुएशन में फंसते हैं, हमें कोई भूख लगती है, कोई ड्राइव हमारे अंदर आती है जिसे हम इच्छा बोलते हैं,
तो हम कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करते हैं, हम कुछ ना कुछ। तो ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए, स्किनर ने ध्यान दी कि आदमी के अंदर कुछ ऐसा है कि उसके अंदर भूख आएगी, उसको कोई इच्छा जागृत होगी तो रेस्पॉन्स करेगा। उसी का फायदा उठाओ लर्निंग में, उसी का फायदा उठाओ लर्निंग में, और रीइंफोर्समेंट करते रहो। और आप क्या करते रहिए, रीइंफोर्समेंट करते रहिए, ताकि वो इच्छा और प्रबल हो जाए, ताकि वो इच्छा और प्रबल हो जाए। बताइए, बात क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से? आगे बढ़ जाए। अब इन प्रयोगों से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निष्कर्ष मैंने आपको सारे निष्कर्ष बता दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। ये सारे वही हैं जो मैं आपको समझा चुका हूं। इनकी आप एक एक बार रीडिंग बजा देना, कुछ नहीं करना इसमें ज़्यादा। अब आपको सब समझ में आ चुका है, रट्टाफिकेशन हमारा खत्म हो गया। क्यों रटाना वटाना कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ गई हैं। बताइए, एकदम क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो नाम देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। एक और चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट होती है वो और मैं बता देता हूं। प्राणी की क्रियाओं को स्किनर महोदय ने 2 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है, जो हम क्रिया करते हैं। एक तो ने बोला निष्कर्षित यानी एलिसिटेड रेस्पॉन्स। ये एक नया शब्द है आपके लिए, एलिसिटेड रेस्पॉन्स। पूछ सकता है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, मान लो पूछ सकता है वो। और द्वितीय उत्सर्जित, इसको बोलते हैं एमिटेड रेस्पॉन्स, एमिटेड रेस्पॉन्स। अब ये दोनों क्या हैं, कहां कहां लिंक होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां स्किनर ने निष्कर्षित अनुक्रियाओं से तात्पर्य है किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली, यानी जब स्टिमुलस रहेगा, यानी कौन से केस में स्टिमुलस रहेगा तो जो रेस्पॉन्स आएगा, यानी जो थॉर्नडाइक और पेवलोव के केस में आया था, कुछ देख के कुछ बाहर की चीज रखी होगी, उसे देख के जो हमारे मन में चीजें आएंगी, वो जो रेस्पॉन्स होगा वो हमारा एलिसिटेड रेस्पॉन्स होगा। तो एलिसिटेड पे मैं लिख देता हूं, एलिसिटेड का मतलब क्या हो गया, निष्कर्षित। निष्कर्षित जो हमारा रेस्पॉन्स है मेरे दोस्तों, वो हमारा कहां कहां आया, यानी पेवलोव और थॉर्नडाइक वाले केस में आया। थॉर्नडाइक वाले केस में आया, किसको देख के आया, स्टिमुलस को देख के आया, स्टिमुलस को देखकर मन में आया। आया नहीं आया भाई, स्टिमुलस को देख के आया, समझ गए? अब तुम्हें यह मान लो क्लास देख के आया, अरे बढ़िया है तो बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा कि आप जो है शेयर वेयर करोगे, ये एलिसिटेड रेस्पॉन्स है। यानी अगर आपको क्लास को देख के लगे तो आप एलिसिटेड रेस्पॉन्स दोगे, क्योंकि स्टिमुलस देख के आया। बिना देखे ही कर दोगे, चलो कर देता हूं, बेचारा गरीब मास्टर पढ़ा रहा है, तो बिना देखे कर दोगे तो क्या आएगा, एमिटेड रेस्पॉन्स आएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपने क्लास देख के शेयर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, तो आपका कौन सा है, स्टिमुलस देख के आपने देखा, करा, तो ये निष्कर्षित है, किसी निष्कर्ष से निकले आप कि चलो बढ़िया पढ़ा रहा है, कर देता हूं। एक आपने बिना, आपके इनेट का मतलब आप एक इंसान है, आपके अंदर इच्छा जागी, बेचारा गरीब आदमी मेहनत से पढ़ा रहा है, ऐसी कर देता हूं, देखी भी नहीं क्लास मेरी, तो वो कौन सा आएगा, एमिटेड रेस्पॉन्स आएगा। तो एमिटेड रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, उत्सर्जित। एमिटेड रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, उत्सर्जित। उत्सर्जित ये क्या है, ये अपने आप ही आएगा, ये हमारे अंदर से निकल के आता है, ठीक है ना। तो तात्पर्य किसी क्रिया के प्रति होने वाली अनुक्रिया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि स्किनर ने ये अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा कि भाई आपके अंदर कोई ड्राइव होगी, अंदर किसी ड्राइव होगी कि भाई ठीक है मेरे को भूख है, मुझे पढ़ना है, तो वो ये हमारा किसने दिया, स्किनर में आता है, स्किनर ने, स्किनर की वजह से। स्टिमुलस को देखकर नहीं आता, हमारी अंदरूनी क्रिया है जिसके कारण ये हमारा एमिटेड रेस्पॉन्स आता है, एमिट होता है अंदर से ही, ठीक है। ये स्टिमुलस को देख के आता है, ये स्टिमुलस को देखकर नहीं आता, स्टिमुलस को देखकर नहीं आता, ये स्टिमुलस को देखकर नहीं आता। क्लियर है भाई बात? को देख कर नहीं आता, यह सक्रियता के कारण आता है, ठीक है, सक्रियता के कारण आता है। ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया अब आपको।
तो ये दो तरह के रेस्पॉन्स बोले, निष्कर्षित इसे हम बोलेंगे, और एक हो गया उत्सर्जित, एलिटेड और एमिटेड। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ये रे मैंने लिखे लिए, एक हो गया एलिसिटेड और एक हो गया एमिटेड। इनको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों रेस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कौन सा रेस्पॉन्स कब आता है, तो आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास बढ़िया चल रही होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर दो। एलिसिटेड रेस्पॉन्स और एमिटेड रेस्पॉन्स दोनों दे दो आज। ठीक है, जिन्होंने देखी वो भी कर दो, नहीं देखी वो भी कर दो। कर दो एलिसिटेड रेस्पॉन्स और एमिटेड रेस्पॉन्स, दिखा दो आज फटाफट से। चलिए, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। सिद्धांत की विशेषताएं जो है मैं आपको बताता हूं। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया के अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व दिया गया है। यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको नहीं है, वो तो स्वाभाविक है, करेंगे ही करेंगे। बताओ क्रिया से अधिक क्यों दिया गया है? क्योंकि क्रिया हमारे स्वाभाविक काम है। ये क्या है? स्वाभाविक है, नेचर है मेरा कि मैं क्रियाएं करूंगा, मुझे कोई ड्राइव आएगी तो मैं क्रिया करूंगा। उसका परिणाम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? मैं क्रिया कर रहा हूं, मुझे परिणाम नहीं आ रहा, अब मैं पढ़ाए जा रहा हूं पढ़े जा रहा हूं, तुम देख ही नहीं रहे हो, तो थोड़े दिन बाद मैं क्या कहूंगा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ रहा है मेरे अंदर, क्लास डालनी बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? बच्चा, मैं क्रिया तो कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है क्लास पढ़ाने का, अब कोई देखे तो सही। तो इसको बोलते हैं कि भाई क्रिया से महत्वपूर्ण क्या है? क्रिया से द्वारा जो परिणाम है वो महत्वपूर्ण है कि भाई एक बार जो है जो रीइंफोर्समेंट होना वो बहुत बेहतरीन हो जाए, चाहे थोड़ी लेट हो लेकिन हो जाए। हमें पता है भगवान के घर क्या है, जो है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जरूर रेस्पॉन्स आना है। और सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। तो जो हम भी काम कर रहे हैं, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, उससे जो हमें पुनर्बलन प्राप्त होगा उस पर पूरा जोर दिया जाता है। वो पुनर्बलन को स्किनर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है अपने पूरी थ्योरी के अंदर कि बच्चों पे बहुत बढ़िया तरीके से पुनर्बलन किया जाए। इस सिद्धांत के द्वारा कम बुद्धि बालकों को भी सिखाया जा सकता है। अब देखो वो वाला जो सिद्धांत था उसमें क्या था, ए अनार आम ABCD कुछ अक्षर वगैरह का बच्चों को ज्ञान देने के लिए, वो जरूरी था पहले वाला जो हमने आपको कंडीशनड वाला बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंदबुद्धि बच्चे इसी चीज से सक्रियता से सीख सकते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो करेंगे ही करेंगे, उसको आप पुनर्बलन करके उनके वो भावों को किसी अच्छी ट्रैक पे ले आइए तो सीख सकते हैं, तो वो सीख सकते हैं। यही है इसका कारण। इसके अंतर्गत अधिगम की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। ठीक है, अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। ये अभ्यास भी तो बल देता है। आप देखिए, आप सीख रहे हो, अंदर से आपकी क्रिया कर रहे हो, तो आप अभ्यास कर रहे हो, यहां नहीं, अच्छा यहां से नहीं खुला, यहां से नहीं खुला, यहां, तो जहां से खुल गया अब आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा यहां से भी नहीं खुला, यहां से भी नहीं खुला, चलो ये दबाने से खुल गया। तो अभ्यास, तो जो चीजें अभ्यास से आती हैं, और अभ्यास भी कहां से आ रहा है, किसी को देख के नहीं आ रहा, आप खुद से ही सीख रहे हो। हम किसी को इमिटेट भी नहीं कर रहे, ना हमारे सामने कोई चीज रखी। तो अभ्यास के कारण जो चीज आ रही है वो लंबे समय तक हम सीख सकते हैं, मन में रख सकते हैं। स्किनर का यह सिद्धांत कि क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है, सफलता से पुनर्बल मिलता है। इसमें दिक्कत क्या है, सफलता मिलनी आवश्यक है। सफलता नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर में बच्चा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, थोड़े समय बाद क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो इसमें जो भी दिक्कतें हैं वो यही है कि आप सफलता की तरफ अगर चलोगे तो बहुत, ये आपका लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। अगर आप असफलता ज्यादा रहेगी तो लर्निंग इससे बहुत कम होने वाली है। ये बात क्लियर है। अब मैं इनके अंतर ले आया हूं, अंतर दोनों के। तो ये तो हमारा पेवलोव का जो है हमारा शास्त्रीय अनुबद्ध अनुक्रिया, जो हमने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग बताई थी वो, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। तो ये तो हो गई हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, रेस्पॉन्स। और ये क्या हो गया हमारा, क्लासिकल, क्लासिकल कंडीशनिंग।
रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा दोनों हो गए, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पहला देखते हैं, ए बीइंग बिकम एक्टिव ओनली व्हेन द स्टिमुलस इज प्रेजेंट। जब स्टिमुलस होता है तभी सक्रिय होता है। यह बात क्लियर है। पेवलोव के कुत्ते से ध्यान रहेगी, सामने खाना लार टपकी, इसमें क्या होगा, एक प्राणी स्वयं सक्रिय हो जाता है। यह बात आप उस कबूतर को देख लो, क्योंकि उसको भूख लगी होगी, इधर उधर वो अपनी चोंच मार रहा होगा। उस चूहे को देख लो, उसको भूख लगी होगी, इधर उधर लीवर दबाने की कोशिश कर रहा होगा, स्वयं सक्रिय हुए। दूसरा देखिए, इसमें क्या है, प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, बाध्य किया जाता है, अनुक्रिया ही सार है, हासिल किया जाता है। बात क्लियर हो गई। इसमें हम बाध्य करते हैं, हम बाध्य करते हैं, और हमारा आर क्या है, एलिसिटेड है। एलिसिटेड है, मैंने बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर जो है वो एलिसिटेड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बताया आर एमिटेड है, इसमें स्टिमुलस के कारण रेस्पॉन्स आया, इनमें बिना स्टिमुलस के आया। तो प्राणी स्वेच्छा से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए जो आर है वो एमिटेड है, इसलिए जो आर है वो एमिटेड। अब बताइए, बिल्कुल क्लियरली आपको दोनों अंतर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं और अंतर देखते हैं एक दो। पुनर्बलन का संबंध उत्तेजना से। अब देखिए, कुछ किताबें आप पढ़ोगे, मुझे पता है, और या आपने पुराना किसी ने पढ़ा भी रखा होगा आपको, कि जो है पेवलोव तो पुनर्बलन की थ्योरी ही नहीं है। ये बात आपको पता होगी, या आप बहस भी कर सकते हैं किसे, क्योंकि आपको ऐसा बताया गया होगा। नहीं, पुनर्बलन का संबंध यहां पर उत्तेजना से है। पेवलोव में भी रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस से ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट बच्चे के अंदर आया वो स्टिमुलस देख के आएगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टिमुलस देख के ही और इसमें स्किनर में आ जाओ, स्किनर में क्या आएगा, इसमें कब आएगा, आप पहले क्रिया कर लोगे, फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसे देख के आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। यानी जब आपने क्रिया कर ली तो फिर वो सही हुई, तो उस सक्रिय क्रिया के कारण जो है, सकारात्मक क्रिया के कारण आपको पुनर्बलन उसमें प्राप्त होता है। तो अनुक्रिया के साथ पुनर्बलन इसमें हमें प्राप्त होता है। इसमें स्टिमुलस के साथ होगा पुनर्बलन, इसमें अनुक्रिया के साथ होगा। सीमित समय के लिए सक्रिय रहता है। आपको पता है, घंटी बजाते रहो, बाद में लार नहीं आएगी। यह प्राणी में सदैव सक्रिय रहता है, क्योंकि हमारे अंदर कीड़ा तो है ही कुछ ना कुछ चेंज करने का। अरे यार, ये तो देखते हैं, ये तो देखते हैं। इसी कारण ये जो हमारे अंदर क्रिया करने का जो कीड़ा है, यही हमसे चीजें डिफरेंट डिफरेंट सिखाता है हमें। यह बात स्किनर पहचान गया था। UR-CR एक जैसे हैं, कुत्ते की लार का आना, यह बात आपका क्लियर है। UR-CR में समझा चुका हूं। अनुक्रिया अलग अलग है, चूहे का कूदना और उसका खाना खाना। तो इसमें अनुक्रिया क्या है, कूदना और उसका खाना खाना। तो इसकी अनुक्रिया रेस्पॉन्सेज इसमें अलग होते हैं, उसमें रेस्पॉन्सेज सेम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इस पे इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो कि इसके जो रेस्पॉन्सेज हैं, इसके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो लगभग लगभग सेम है। ठीक है, वो बात अलग है, वो कंडीशन की वजह से आया है, एक अनकंडीशनड आ रहा था। लेकिन यहां पर रेस्पॉन्स अलग अलग है। बच्चे का यानी या चूहे का कूदना और दूसरा चूहे का खाना, ये दो रेस्पॉन्स इसमें अलग अलग आए। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, कि भाई रीइंफोर्समेंट जो हो रहा है, सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन जो हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से दिया जाना चाहिए, किस तरह से बच्चे को दिया जाना चाहिए, किस किस टाइप का होता है। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट जो होता है या पुनर्बलन एक घटना का परिणाम है। पुनर्बलन आपको बताया, आपने कुछ क्रिया करी, उसके कारण आपको सक्सेस मिली, तो वो एक घटना का परिणाम ही तो है। सक्सेस मिली वो परिणाम है। तो एक क्रिया का परिणाम है जो भविष्य में, अब आपने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल यहां चूहे की बात करता हूं, माउस, यहां मैं माउस की बात करता हूं, चूहे की। ठीक है, चूहे ने क्रिया करी, क्रिया करी, उस क्रिया के चक्कर में उसे खाना मिल गया, खाना मिल गया। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ समझिए। पुनर्बलन एक घटना का परिणाम है, घटना का परिणाम है जो भविष्य में उस प्रक्रिया को के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। अब क्या होगा, जब उसे दोबारा भूख लगेगी तो वो फिर क्रिया करेगा, लेकिन अब की बार वो उसे क्रिया को जल्दी कर देगा। अब की बार वो उस क्रिया को जल्दी कर देगा। यानी पहले लीवर ढूंढने में बहुत समय लगा था,
अब वो जल्दी से लीवर ढूंढ के दबा के खाना खा लेगा। तो पुनर्बलन की वजह से जो उसके रेस्पॉन्सेस थे उसमें लगने वाला समय कम हो गया। पुनर्बलन की वजह से जो उसके रेस्पॉन्सेस थे उसमें लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। तो एक सटीक रेस्पॉन्स के कारण बच्चा बहुत जल्दी से अधिगम कर लेता है। एक सटीक रेस्पॉन्स के कारण बच्चा बहुत जल्दी से अधिगम कर लेता है। यह बात क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक द्वारा पुनर्बलन को दो रूप में विभाजित किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, एक पॉजिटिव पुनर्बलन, ठीक है, एक तो हमारा सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हो गया कि आप जो है जो रेस्पॉन्सेज हमारे फेवर में जाते रहेंगे, जैसे खाना मिल जाना, मैंने कुछ क्रिया करी, खाना मिल जाना, मैच खेला, जीत गया, तो वो जो सकारात्मक चीजें जा रही हैं मेरे उसमें, मेरी क्रिया के साथ, वो मुझे एक सकारात्मक पुनर्बलन का काम कर रही हैं। एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, कि मैं कोई कोशिश कर रहा हूं, मैं फेल हो गया, लेकिन तब भी प्राणी ऐसा है वो कोशिश को छोड़ता नहीं है। फेल होने के बाद भी उसको अंदर एक पुनर्बलन रहता है कि यार मैं एक बार में फेल हो गया, चलो दोबारा करूंगा, मैं दोबारा भी फेल हो गया, चलो तिबारा करूंगा। तो ये जो पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है कि एक बार फेल होने के बाद भी मैं उस चीज को करने की पूरी इच्छा रख रहा हूं और पहले से बेहतर रख रहा हूं, इसे ही बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। यानी पहले से आपको फेलियर प्राप्त हुआ, उसके बाद भी पहले से सदृढ़ इच्छा हो गई, नहीं भाई करके ही दिखाना आपकी बार, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन होता है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से आते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन, जो बिल्कुल हमारे, यानी समझ लीजिए प्राइमरी का मतलब हो गया जो बिल्कुल हमारे फर्स्ट फेज के हो गए, पहले वाले हो गए, जो हमें बिल्कुल तुरंत प्राप्त हो जाएंगे, वो कहलाएंगे, जैसे खाना मिल जाना, मैच जीत जाना, बिल्कुल प्राइमरी। दूसरे जो सेकेंडरी होते हैं वो उनसे एसोसिएटेड रहते हैं, यानी डायरेक्टली नहीं मिलते, अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले, तो वो हमारे हो जाएंगे द्वितीयक पुनर्बलन। तो ये दो तरीके से उन्होंने इसको विभाजित किया है। अब देखते हैं कैसे पुनर्बलन दिया जाता है। देखिए, पुनर्बलन देने का जो शेड्यूल है, यानी किस तरह से दो, कब कब दो, ये आपको पता होना चाहिए एक शिक्षक को। तो एक तरीका है फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, निश्चित अनुपात में, यानी जैसे हर घंटे पे दे दो बच्चे को पुनर्बलन, वाह शाबाश बेटा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। देखिए, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, आप उसे समय पे, यानी जैसे मान लो आप उसके 4 अटेम्प्ट बाद देते हो, ठीक है, मान लो मैं पहले वाला बता रहा हूं फिक्स्ड में आप वो 4 अटेम्प्ट करता है बच्चा, 4 अटेम्प्ट के बाद पुनर्बलन दे रहे हो, यानी टॉफी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप अगर 4 अटेम्प्ट के बाद उसको पुनर्बलन दे रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका फिक्स्ड रेशो, कि हर 4 अटेम्प्ट के बाद आप उसको टॉफी दे रहे हो। बच्चा कोई 4 अटेम्प्ट करता है, 4 चीजें करता है, 4 बार ट्राई करता है, आपने उसको एक टॉफी दे दी, तो फिक्स्ड हो गया। अब 4 अटेम्प्ट में चाहे वो फेल हुआ चाहे वो पास, चाहे वो फेल हुआ या पास, उससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। बच्चा मान लो कुछ चीज करना सीख रहा है, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, दूसरे में पास हो गया, फिर तीसरे में फेल हो गया, चौथे में फेल हो गया, 4 के बाद उसे टॉफी दे दी। एक बच्चा ऐसा हो चारों में ही फेल हो गया, उसे टॉफी दे दी। तो ये हो गया कि भाई आप फिक्स्ड शेड्यूल है आपका, कि 4-6 अटेम्प्ट आप देख रहे हो, उसके बाद उसको मोटिवेशन दे ही रहे हो जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। दूसरा होता है फिक्स्ड इंटरवल, निश्चित अंतराल के बाद, यानी आपने क्या करा कि आप जो है एक समय सीमा बांध ली आपने, कि भाई मैं मंथली बच्चे को रिवार्ड दूंगा, मैं ईयरली रिवार्ड दूंगा, ठीक है, मैं तो बच्चे को इस तरीके से, यानी समय सीमा बांध ली कि मैं 1 महीने बाद बच्चे को रिवार्ड दूंगा ही दूंगा, मैं 2 महीने बाद रिवार्ड, जैसे एग्जाम सिस्टम होता है। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब हो गया निश्चित अंतराल पे हम बच्चे का एग्जाम लेते हैं, उसे पास करते हैं, पुनर्बलन देते हैं, तो ये फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल हो गए हमारे। उसके बाद आया 100% शेड्यूल, 100%, यानी हर बार आप उसे पुनर्बलन दो, वो फेल हो चाहे पास हो, आप उसे 100% सारे अटेम्प्ट्स पे दो, सारे अटेम्प्ट्स पे दीजिए, हर एक अटेम्प्ट पे आप उसको पुनर्बलन दीजिए, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो।
एक और होता है पार्शियल शेड्यूल, आंशिक। इसमें क्या होता है, आप कभी दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते। इसे हम पार्शियल शेड्यूल बोलते हैं कि आपने कभी तो कोई सा रूल फॉलो कर लिया, कभी कोई सा रूल फॉलो कर लिया, कभी आपने उसको दिया, कभी उसने आपने उसको नहीं दिया। तो इस तरह का जो रहेगा वो पार्शियल शेड्यूल में आएगा। तो ये बात क्लियर होगी। एक फिक्स्ड रेशो हो गया, एक फिक्स्ड इंटरवल, 100% और पार्शियल शेड्यूल। तो ये बात आपको इस तरीके से पुनर्बलन दिया जाता है या दिया जाना चाहिए बच्चों को, तो हम ये फॉलो कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन थ्योरी होने वाली है, हल थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। हल थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट होने वाली है। आप इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक, पानी पी लें, फिर चलते हैं हल थ्योरी पे। चलिए दोस्तों, अब हम हल थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का एक सिद्धांत देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है पुनर्बलन का। इसमें क्या है, हल ने, क्लार्क हल ये एक इंजीनियर था। सबसे कड़ी बात क्या है, इंजीनियर था जो बाद में साइकोलॉजिस्ट बना। इंजीनियर था जो कि बाद में क्या बना, साइकोलॉजिस्ट। बाद में मनोवैज्ञानिक बना। ठीक है, जो बाद में हमारा मनोवैज्ञानिक बना, यह वो साइकोलॉजिस्ट, ये वो इंजीनियर था, अमेरिकन इंजीनियर था। इसने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में एक चूहे को डाल दिया। ये इस तरह का बॉक्स था। यहां पर इसके यहां ये ऐसे एक छोटा सा होल था जिसमें से चूहा कूद के इस पार जा सकता था, जिसमें चूहा कूद के इस पार जा सकता था। तो मैं इसको और आराम से आपको समझाता हूं, इसने क्या किया क्या नहीं करा। देखिए, इसने एक बॉक्स बनाया इस तरीके से। बॉक्स में यहां पर एक दीवार लगाई, इसमें एक दीवार में होल कर दिया, इस दीवार में यहां पर होल कर दिया, और यहां पर उसने एक चूहा बैठा दिया। ये लीजिए, ये मैं एक चूहा बना देता हूं। बचपन में ऐसी चूहा बनाया करते थे हम। अब ये चूहा जो है, और यहां पर जो इसका बेस है, यहां पर उसने तार बिछा दी, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इलेक्ट्रिक शॉक, करंट, इलेक्ट्रिक, हम इसे करंट भी बोल सकते हैं। इसने करंट दिया, ठीक है, इसमें थोड़ा करंट लगा दिया कि जैसे ही करंट से होता चूहा कूदता। फिर यहां पर इसने, यहां पर चूहा आ गया। ये लीजिए, हम यहां भी बना देते हैं, अभी समझाऊंगा आपको सारी कहानी। ये लीजिए चूहा मैंने इधर भी बना दिया। तो ये एक ही चूहा है, अभी ये चलो नहीं बनाता क्यों, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि चूहे 2 हैं या 1 है। अब देखिए क्या है, इसने यहां पर एक चूहा रखा। चूहा रखने के बाद इसने यहां पर इसको करंट दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। अब ये इलेक्ट्रिक शॉक क्या काम करेगा, इसके लिए स्टिमुलस का काम करेगा और ये कूदना शुरू करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। तो जो ये करंट हुआ, करंट, ये एक इसका उद्दीपक हो गया। उद्दीपक हो गया करंट इसका, बताइए, उद्दीपक हो गया। और उद्दीपक के कारण इसने रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्स दिया। बताइए, बात समझ में आ गई। तो इसका जो पहला उद्दीपक हो गया, इसको हम S1 भी बोल सकते हैं, यह हुआ करंट। तो जब इसको हम करंट दिया, इसने उछलना कूदना शुरू करा, और उछल कूद के ये इधर वाले उसमें चला गया, उछल कूद के ये इस वाले उसमें चला गया। बात समझ में आ गई। जब ये इधर वाले उसमें आ गया, तो इधर भी उसने करंट का प्रावधान रख रखा है, इधर भी उसने करंट का प्रावधान रख रखा है। यहां करंट दिया तो वो इधर वाले में उसमें आ गया। तो इसको ये समझ में आ गया, करंट दो इधर कूद जाओ, इधर से करंट आए तो इधर कूद जाओ, इसे लगेगा कि भाई अब मैं बच सकता हूं। तो इसने यह रेस्पॉन्स देने शुरू करे। हल ने जो समझाया इस चूहे ने, तो ये ऊपर से यहां से कूद जाता। तो पहला स्टिमुलस हुआ कि करंट, जिसके कारण ये जो एक इसका उद्दीपक था, जिसके कारण रेस्पॉन्स आया। तो इसको हम बोलते हैं S1R, S1R। और ये थॉर्नडाइक से प्रभावित है कि ट्रायल एंड एरर तरीके से आप उद्दीपक दीजिए, रेस्पॉन्स होगा। थॉर्नडाइक की तो बात है कि तुक्का मारेगा, कहीं कूद जाएगा इधर को, यही तो होगा।
उसको यानी उद्दीपक देखा, तुक्के मारे, बिल्ली ने नोचा, कहीं ना कहीं चला, रेस्पॉन्स मिल गया। तो ये ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी से प्रभावित है, ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी से। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ये एक जीव है, ये एक जीव है, इसके अंदर एक स्वाभाविक सा नेचर होगा कि हो सकता है ये बिना करंट के ही उछल कूद करके इधर कूद जाए। तो ऐसा भी उसने देखा कि बिना करंट के भी ये उछल कूद करके उधर कूदा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म जो था, यानी जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक जीव है, तो ये बिना उसके भी रेस्पॉन्स दे सकता है। वो आया कि दीवार का कूदना इसका एक क्रिया थी, दीवार कूदना ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब है ये एक इनेट वो दे सकता है कि भाई कूद सकता है, ये सक्रियता से भी सीख सकता है, क्रिया इसके अंदर खुद आ सकती है, वो क्रिया के कारण S2। अब ये जो S2R थ्योरी है, अब आप बताइए स्किनर से प्रभावित है नहीं है कि ये अपने आप से भी कूद के इधर जा सकता था, अपने आप से कूद के, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, दीवार कूदना इसके लिए स्टिमुलस है, दिख रहा है मैं दीवार कूद सकता हूं, तो ये अपने आप ही इसके अंदर जो क्रिया आई उसके कारण रेस्पॉन्स इसने दिया। ये बात समझ में आ गई। अब इसने क्या किया, एक घंटी लगा दी, बेल। अब इसने एक बेल लगा दी, दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। अब बेल लगा दी इसने, ये लो बेल, ठीक है। अब बेल के कारण क्या हुआ, ये इसका तीसरा उद्दीपक है। ये क्या करता, जब यहां करंट छोड़ता तो घंटी बजाता पहले, घंटी बजाता पहले और तब करंट छोड़ता, तो ये करंट के बाद कूदता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो जैसे ही ये बेल बजा रहा था, करंट छोड़ने में मान लो 2-3 सेकंड होती, ये उससे पहले उधर कूद जाता था। अब आप समझो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, यानी क्या हुआ, इसने क्या करा, करंट छोड़ने से 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले बेल बजाई। तो पहले दूसरी बार तो ये जब करंट आया तभी कूदा, लेकिन धीरे धीरे इसको यह समझ में आ गया बेटे कि क्या हो रहा है, यह पता चल रहा है कि घंटी बज रही है, अलार्म है, करंट आने वाला, तो कूद जाए कर। तो थोड़ी देर बाद इसने लर्निंग कर ली, जैसे ही घंटी बजती ये तुरंत उधर को कूद जाता। ये करंट का इंतजार नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसने S3 से सीखा। अब बता दो ये वाला कौन सा था, S3 वाला। ये पेवलोव का था नहीं था, पेवलोव ने यानी कंडीशनड था नहीं था, तो कंडीशनड था। तो देखिए आप, कंडीशनड रेस्पॉन्स आया ये। तो ये बहुत सटीक थ्योरी क्यों है, मैं सबसे सटीक थ्योरी इसलिए मानता हूं, इसने तीनों पे ध्यान दिया। इंजीनियर आदमी था, इसने तीनों पे ध्यान दिया। इसने बेल लगाया, कंडीशनड भी किया, इसने नेचुरल ऑर्गेनिज्म वाली भी रखी, दीवार में एक छेद कर दिया कि उधर पार जाने की कोशिश, और इसने जो है छेद किया, लीवर वगैरह नहीं लगाया, छेद किया कि खुद भी कूद सकता है, और इसने करंट दिया उद्दीपक। तो इसने देखा कि तीनों किस्म में ही रेस्पॉन्स आ रहा है, तीनों किस्म में ही रेस्पॉन्स आ रहा है। तो कहने का मतलब है हिट एंड ट्रायल से भी सीखेगा, हिट एंड ट्रायल से जो पेवलोव ने बोला, फिर जो कंडीशनड है, सॉरी जो थॉर्नडाइक ने बोला, यहां पर जो थॉर्नडाइक ने बोला उसने, इसने उससे भी सीखा, ये लीजिए। तो इसने थॉर्नडाइक की थ्योरी को भी नजरअंदाज नहीं करा कि थॉर्नडाइक से भी सीखता है। यहां पर बेल लगा दी, कंडीशनड पेवलोव से भी सीखा कि पेवलोव वाली कंडीशंस भी वो फुलफिल कर रहा है, और यहां पर उसने स्किनर वाली भी से भी। तो इसने जो थ्योरी दी है वो तीनों का बेस्ट पार्ट मिला के इसने थ्योरी दे दी। बताइए बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया नहीं आ गया। इसको रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। रिडक्शन थ्योरी क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लेना। रिडक्शन थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने देखा थोड़ी देर बाद इसने वो बेल का समय बढ़ाने लग गया, यानी ये बेल बजाता और करंट नहीं छोड़ता। अब वो थोड़ी देर तक तो कूदा, लेकिन जब भी ये थक गया, जब ये थक गया बेचारा कूद कूद के, तो इसने कूदना बंद कर दिया। अब घंटी बजती है नहीं कूद रहा, जब करंट आ रहा है फिर ये तब कूद रहा है। समझो, आप पहले बात को समझिए। देखिए पहले तो ये इसने उछल कूद करनी शुरू करी अपने आप से ही, इसको ड्राइव थी यानी ये वाला,
ऑर्गेनिज्म है, इनेट वो है कि खुद कूद के उधर पार जा सकता है। तो एक दो बार इसने खुद पार मारा। ये किसने सिखाया? स्किनर ने। स्किनर ने जो थ्योरी दी उसने उसका प्रयोग करा, ये इस तरह से लगा के। फिर क्या है, इसने पहला उद्दीपक दिया करंट। इसने करंट दिया, वो इधर उधर कूदना शुरू करा, एक बार पार हो गया, अब वो परफेक्ट हो गया। करंट आता उधर कूद जाता, इधर करंट आता इधर कूद जाता। अब इसने लगा दी बेल, घंटी लगा दी। अब ये क्या करता, बेल बजाता 2-3 सेकंड पहले, करंट देने से 2-3 सेकंड पहले क्या करता था, बेल बजाता था। तो इसने क्या करा, ये समझ गया कि बेटा बेल बजेगी तो कूद जा, यानी कंडीशनड हो गई कि अब ये करंट पे नहीं कूद रहा है, जो उसके साथ इसने कंडीशनिंग जोड़ी करंट प्लस बेल, तो ये बेल पे ही कूद रहा है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इसने वो बेल का अंतराल बढ़ाना शुरू कर दिया, पहले 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड। तो चूहा बेल पे कूदता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो उसने क्या करा, बेल पे कूदना बंद कर दिया। अब वो करंट पे वापस से कूदना शुरू करा, क्योंकि समय सीमा जब बढ़ी तो बाद में इसने देखा कि वो करंट पे ही कूद रहा है। तो इसका मतलब उसने ये डिड्यूस किया, उसने यह निकाला कि जब इंसान अनुक्रियाएं करता है और उसको कुछ अनुक्रियाओं से सेटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ से नहीं मिलता। कुछ अनुक्रियाओं से तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ अनुक्रियाओं से उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, अपनी कुछ अनुक्रियाओं को रोक देता है, अपने कुछ रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देता है और उनसे ही पुनर्बलन प्राप्त कर लेता है। अरे ठीक है, आलसी वाली थ्योरी हो गई कि ठीक है आलस में पड़े हैं, नहीं गए, नहीं कर रहे तैयारी, कि अरे कोई बात नहीं, कौन सा सबकी लग जाएगी नौकरी। तो मन में ये भाव आ जाना कि भाई कौन सा सबकी नौकरी लग जाएगी, कुछ हजार की तो लगेगी, तैयारी ना करना। तो इसका मतलब आपने अपनी इच्छाओं को रिड्यूस कर लिया, अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, और उस रिडक्शन से पुनर्बलन प्राप्त करा। ठीक है, मजे करो, कोई बात नहीं, छोड़ो, तैयारी मत करो। तो इसका मतलब रिडक्शन से ही पुनर्बलन प्राप्त कर ले रहा है। यह है हमारा क्लार्क हल की थ्योरी, जो तीनों कंबाइंड करती है। इससे बेहतरीन अगर किसी ने पढ़ाई हो तो बता दीजिए, क्लार्क हल आज से पहले। छुड़वा देते हैं लोग। अब आपको क्लार्क हल समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब क्या है, यह जो थ्योरी है, यह थ्योरी, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं, यह थ्योरी जो है वो SR नहीं रही, यह रह गई SOR। अब आप कहेंगे सर ये SOR क्या है? S का मतलब है स्टिमुलस। S का मतलब क्या है दोस्तों? स्टिमुलस। क्योंकि ये देखिए, ये 2 स्टिमुलस हो गए, 1 2, इन 2 स्टिमुलस के कारण रेस्पॉन्स आया, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी हुई। और ऑर्गेनिज्म के कारण भी क्या आया, जो उसके अंदर की क्रिया होती है, रेस्पॉन्स आया। तो इसलिए इसको स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, रेस्पॉन्स थ्योरी। अब एक क्वेश्चन आया होगा कि बताओ SOR थ्योरी किसने दी, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा, सबने रट रखा होगा और हल ने दी। SOR थ्योरी रट ली, क्यों दी? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। आज के पहले नहीं बताया गया होगा आपको कि क्यों ये स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी है। यूपी टेट में भी आया है, कई बार सवाल आया है, SOR थ्योरी किसने दी है। आज से पहले आपका केवल रटा हुआ होगा। आज मैंने आपको इतना तगड़ा समझाया है कि कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 स्टिमुलस थे, 1 रेस्पॉन्स, तीनों का मिश्रण हल है। इंजीनियर आदमी था, तीनों साइकोलॉजिस्ट का बेहतरीन तोड़ निकाल के दे दिया इसने। चलिए, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, बहुत बेहतरीन। इसका चूहा जो है बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। हल के अनुसार किसी प्राणी की कोई भी प्रक्रिया केवल उत्तेजना पर ही निर्भर नहीं करती, केवल उत्तेजना पर ही नहीं करती, ऑर्गेनिज्म खुद पे भी करती है भाई, बल्कि स्वयं पर भी निर्भर करती है। ये बात मैंने आपको बता दिया। वो उस छेद में से स्वयं भी कूदेगा, करंट के कारण तो कूदेगा ही कूदेगा, स्वयं भी कूदने की कोशिश करेगा। तीसरा क्या है वो, आप बेल कंडीशन के कारण भी उसने कूदने की कोशिश करी। तो ये बात इसने बताया कि स्वयं के कारण भी निर्भर करता है। इसलिए सीखना उत्तेजना प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि सीखना उत्तेजना जीव प्रक्रिया, SOR है, SOR है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? बताइए, बस लाइक सब्सक्राइब बजा दो फटाफट से, मजा ही आ जाए जो। अब देखिए, अन्य व्यवहारवादी सिद्धांतों की तुलना में यह अधिक
व्यवस्थित एंड वस्तुनिष्ठ है या नहीं? सबसे बेस्ट तो यही है, तीनों सबको लेके चल रहा है बेचारा। इनने सबको पढ़ा, सबका अध्ययन करा और सबको मिक्स करके ऐसा बेहतरीन तोड़ निकाला कि जो इसकी थ्योरी थी वो इसने दिए हैं बहुत सारे पोस्टुलेट्स और थ्योरम, बाद में बहुत सारे पोस्टुलेट थ्योरम दिए हैं इसने मजा ही कर दिया, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बहुत ही कम पढ़ा रहे हैं आपको। एज कंपेयर टू द बिहेवियर थ्योरी इट इज मोर सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव, ये ज्यादा जो है बढ़िया है। अब देखिए, यह सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति के स्थान पर आवश्यकता को कम करने पर जोर देता है। ये मैंने आपको बता दी, रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं इसको हम। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, कई बार जब पुनर्बलन सही नहीं आया, उसको जो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो अपने अनुक्रिया को रोक देता है, और उसको रोक के जो उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है कि चल ठीक है, अच्छा फेल होने से बच गया, वो रोक देता है। उससे जो उसे प्राप्त होता है रिडक्शन से, उसे वो अपना पुनर्बलन मान लेता है। ठीक है, मजे लो, आलस वाला एक तरह से जोर देता है। परीक्षण और त्रुटि या शास्त्रीय कंडीशनिंग के स्थान पर जरूरतों को कम करके सीखना बेहतर है। वो जरूरतों को कम कर देता है अपनी को। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाएं। यह सिद्धांत जानवरों के परीक्षण और त्रुटि के लेकर मनुष्य की सामाजिक शिक्षा तक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये जानवरों पे और मनुष्य की एकदम सटीक, मैंने बता दिया, ऑर्गेनिज्म भी ले लिया उसने, तो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी वो सोच रहा है। इससे पहले किसी ने ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं सोचा था, इकट्ठा नहीं सोचा था। इस प्रकार के सीखने में पुनर्बलन द्वारा प्रेरणा की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे सीखना स्थायी हो जाता है। यानी पुनर्बलन के लालच में नहीं सीख रहे, पुनर्बलन के लालच में नहीं सीख रहे, उत्तेजना भी है, उद्दीपक भी है, पुनर्बलन भी है, सारी चीजें हैं, केवल पुनर्बलन ही नहीं है। तो उसके कारण ही हम नहीं सीख रहे हैं। यह बात आपको क्लियर होगी। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जीव उन प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता देता है जिसमें उसे शीघ्रता से पुनर्बलन प्राप्त होता है। यह अपनी प्रक्रिया तब तक बदलता रहता है जब तक कि इसे पुनर्बलन के रूप में कुछ मिल ना जाए। यही बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी कि जब तक वो करता रहेगा, जब तक उसे पुनर्बलन के रूप में कुछ ना मिल जाए। और नहीं भी मिलेगा, पुनर्बलन के रूप में नहीं भी मिलता, मान लो सक्सेस नहीं मिली, तो अपनी इच्छाओं को रोक देता है और फिर उससे अपने मन में पुनर्बलन प्राप्त कर लेता है। अरे ठीक है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिली, फिर तैयारी करी, सक्सेस नहीं मिली, तो आपने तैयारी करनी छोड़ दी और अपने मन में एक धारणा बना ली कि कौन सा ही सबका हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आपने रिडक्शन कर लिया और मन में पुनर्बलन प्राप्त कर लिया कि कौन सा सबका हो जाएगा, मेरा भी समझो नहीं हुआ, तो इस तरीके की जो धारणा बना ली, रिड्यूस करके आ गई है। ये नहीं, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजा आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये बेहतरीन थ्योरी सभी बच्चों तक पहुंच जाए। अब अगली जो थ्योरी लेके आऊंगा वो और बढ़िया कोशिश करूंगा कि आप तक ऐसे बेहतरीन तरीके से पहुंचे कि आपको मजा ही आ जाए। एकदम बेसिक क्लियर करके आप तक पहुंचाऊंगा सारी थ्योरीज को, जिससे कि रटना ना पड़े और एग्जाम में जाओ तो देखते ही क्वेश्चन आपसे बन जाए, देखते ही क्वेश्चन आपसे हो जाए। तो ऐसी ही उम्मीद करके मैं बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। दोस्तों, अगली क्लास लेके बहुत ही जल्दी आऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।